तो तैयारी शुरू करने के साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए ये कंडक्ट कराया जाता है एक नेशनल लेवल एजेंसी के द्वारा जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। क्यों हमें ये एग्जाम देना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट कौन से हैं। हेलो एवरीवन, मैं मसरूर अख्तर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परीक्षा की जिसको पास करके आप भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में PhD के लिए दाखिला ले सकते हैं और अपनी जो एकेडमिक जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं UGC नेट एग्जाम के बारे में। जून के एग्जाम खत्म हुए हैं और हम दिसंबर की तैयारी के लिए लग चुके हैं। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी शुरू भी कर चुके होंगे और अपने आप को एक ब्लूप्रिंट बना के कंडीशनड कर रहे होंगे कि किस तरीके से हमें अपनी तैयारी शुरू करनी है। तो तैयारी शुरू करने के साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि UGC नेट एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, ये पर्पस क्या होता है इस एग्जाम का, किस पर्पस के लिए हम इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं और इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद हमें क्या फायदा मिलता है, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस क्या होते हैं, क्या अपडेटेड सिलेबस हैं और क्या नए नियम लागू किए गए हैं, किस तरीके से हम PhD ऑनली, JRF और नेट को बाइफरकेट करते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले, इन सारे बिंदुओं पर इस क्लास में, इस सेशन में आपको पूरी डिटेल जानकारी मैं दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को कि क्या होता है UGC नेट एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो UGC नेट एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट कराया जाता है एक नेशनल लेवल एजेंसी के द्वारा जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। इससे पहले ये UGC और CBSE के द्वारा शुरू किया गया था। ये UGC और CBSE इससे पहले इसको कंडक्ट कर चुकी है और 2015 में NTA के द्वारा इस एग्जाम को 2015 से अभी तक और आगे भी यही जो निकाय है वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक नेशनल लेवल एग्जाम एजेंसी है जो JNU के एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जो नीट के एग्जाम कराती है और इस तरीके के बहुत सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स NTA कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट दो रास्ते लेके जाता है, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है या तो वो JRF के लिए तैयार हो जाता है इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको हम नेट के इक्विवेलेंट मानते हैं, इसको नेट या JRF भी कहा जाता है। तो ये एक एग्जाम है जो NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है जिसमें सफल होने के बाद एस्पिरेंट या तो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की तरफ जाता है या तो वो JRF करने के लिए, फेलोशिप पाने के लिए रिसर्च के एरिया को चूज करता है। अब बात निकल के आती है कि इस एग्जाम का पर्पस क्या है, क्यों हमें ये एग्जाम देना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है। टू इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग प्रोफेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। ये तय करता है, ये जो एग्जाम है वो टीचिंग प्रोफेशन के मिनिमम स्टैंडर्ड को और रिसर्च के मिनिमम स्टैंडर्ड को इंश्योर करता है। मतलब ये हो गया कि ये परीक्षा मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। नेट जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और PhD के लिए, दोनों ही के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया माना जाता है। इसलिए इस एग्जाम को देना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं हायर एजुकेशन के फील्ड में। अब क्वालिफाइंग नेट एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी फॉर, ये मैंडेटरी है किसके लिए, जॉब एप्लीकेशन के लिए, अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। एंड सेकेंड वन इज गेटिंग JRF which provides financial support for research leading PhD। तो एक ऐसा PhD जिसमें हमको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो आप JRF के लिए जा सकते हो जिसमें आपको 37,000 और अब तो ये बढ़ भी गई है, ये 42,000 हो गई है इसका जो फेलोशिप है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप PhD नहीं करना चाहते हैं तो नेट क्वालिफाई करके आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है एज लिमिट एंड एलिजिबिलिटी, आयु सीमा और पात्रता।
एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस पे बहुत सारी डिबेट होती है। बच्चे और एस्पिरेंट्स जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो कई बार इसको लेके कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ध्यान से देख लीजिए। जो शैक्षिक, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो वो मास्टर डिग्री हो, और मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों ही से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मास्टर डिग्री में आपके 55% अंक होने चाहिए। मैं एक बार और बता दूं, मास्टर डिग्री से अगर आपने फॉर्म भरना है किसी सब्जेक्ट से, मान लीजिए आपको सोशियोलॉजी से फॉर्म भरना है पीएचडी के लिए और आप नेट देना चाह रहे हैं, तो सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी होना चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई अन्य सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए, जिसको हम स्नातकोत्तर कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, और उस पीजी में आपके 55% अंक होने चाहिए यदि आप अनारक्षित या फिर जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ओबीसी, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग हैं, या फिर आप ट्रांसजेंडर हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आपके पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी 5% का आपको यहां पर रिलैक्सेशन मिल रहा है। सब्जेक्ट कौन से हैं? ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। इलेक्ट्रॉनिक साइंस और कंप्यूटर साइंस ये तो सीएसआईआर में आते हैं। यहां पे इसलिए मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको ये पता रहे कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो सीएसआईआर और यूजीसी दोनों ही से नेट क्वालिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही के जो नेट हैं वो एनटीए कराती है। ये कुल मिला के 85 सब्जेक्ट हैं। नया सब्जेक्ट अभी आयुर्वेदा बायोलॉजी जोड़ा गया है। जो लेटेस्ट सब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया है वो ऐड किया गया है आयुर्वेदा बायोलॉजी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इस पर भी कई बार कंफ्यूजन रहता है। एज लिमिट आपकी 30 साल होनी चाहिए, और ये एज लिमिट जेआरएफ के लिए है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट के लिए कोई एज नहीं है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे। अगर आप 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, 60 साल में भी अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहें तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जाम के आप पात्र होंगे। मगर जेआरएफ के लिए ये जो एज है वो जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल है। ये मैं आपको बता दूं कि जनरल अनरिजर्व्ड के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है, और इसी में अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो ये 5 साल और बढ़ जाएगी, ये 5 साल होगी, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है 5 ईयर फॉर ओबीसी, पीडब्ल्यूडी वीमेन, पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर, एससी एसटी। ठीक है, इनके लिए 5 साल, यानी इनके लिए 35 साल है। और अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप 30 साल के पहले या 30 साल तक आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप नेट के लिए अप्लाई करने से, अगर आप जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आपके बाद 30 साल के बाद आपके पास सिर्फ नेट का ऑप्शन रह सकता है, और उसके लिए कोई एज नहीं है। आगे आते हैं, इसी से रिलेटेड एज और एलिजिबिलिटी से रिलेटेड एक डिस्प्यूट रहता है, एक कन्फ्लिक्ट रहता है एस्पिरेंट्स के बीच में। ये जब से 4 ईयर की पीजीआई यूजी कोर्स आया है, इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि अब तो बीएससी भी 4 साल का, बीए भी 4 साल का आने वाला है, लेकिन अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो 4 साल का यूजी कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद आया है, तो एक एलिजिबिलिटी और यहां ऐड कर दी गई है, विच इज 4 ईयर। अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, A candidate having passed 4-year 8 semester based degree program should have minimum 75% marks in aggregate or its equivalent grade point scale। एग्रीगेट का मतलब है कि कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए एक साल आप 69% लेके आए, एक साल 68 लेके आए, एक साल आप 67 लेके आए, लेकिन चौथे ईयर में आप 78 या 79% लेके आते हैं, तो ऑन एन एवरेज एग्रीगेट ये आपका मोर देन 75% बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको एग्रीगेट लेके आना है।
ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट आपका 75% मार्क्स अगर चारों साल मिला के हो रहा है, जैसा कि यहां पर दिया है 4 ईयर और 8 सेमेस्टर वाले केस में, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो पॉइंट स्केल की ग्रेडिंग होती है वो हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बात ध्यान रखिएगा। और साथ में यहां पर 5% का मार्क्स रिलैक्सेशन भी मिलता है अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है। तो ये एक साथ आ रहा है एग्रीगेट इन सम। अगर आप सम करते हो चारों साल का, तो चारों साल का सम आपका 75% या उससे अधिक होगा, तभी आप इसमें यूजीसी नेट परीक्षा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 5% आपको यहां पे छूट भी मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम पैटर्न जो कि अपडेट हो गया है पिछले 3-4 साइकिल से, इसको अपडेटेड वर्जन कहा जाता है। पहले हम जेआरएफ और नेट के लिए सिर्फ परीक्षा कर देते थे, लेकिन अब ये पीएचडी ओनली का भी एक कैटेगरी यहां बन के आता है, जिसको एनटीए ने सेग्रीगेट करके बता दिया है कि यहां पर 3 कैटेगरी होगी। एक तो जेआरएफ होगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको हम नेट भी कहते हैं, नेट के इक्विवेलेंट, और तीसरा है पीएचडी ओनली। यहां पर आप बात को ध्यान में रखिएगा, अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर में डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी, ठीक है, नो, यस, यस। क्या मतलब हो गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, यहां नो क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर फेलोशिप की बात नहीं की गई है। तो कुल मिला के अगर हम आपको कंफ्यूज आप हो रहे हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये बात याद रखिए कि इन दोनों में ही ये जो 2 कैटेगरीज हैं जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें आप फेलोशिप के लिए कहीं ना कहीं, और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो हो ही रहे हैं फेलोशिप, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको जेआरएफ में मिलेगी, लेकिन कुछ इन हाउस, कुछ जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी पीएचडी के लिए फेलोशिप देती हैं। अब वो जेआरएफ की इक्विवेलेंट नहीं होती है, उससे कम होती है, लेकिन ठीक ठाक फेलोशिप ये भी दे देते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी में आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, और फेलोशिप के लिए। लेकिन जो पीएचडी ओनली है, इसमें आप सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है, सिर्फ आपको पीएचडी का सर्टिफिकेट यहां से मिलेगा। यहां पे ना फेलोशिप मिलेगी, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, जैसे यहां पे देख रहे हो आप, ये एडमिशन टू पीएचडी ओनली, ठीक है, यहां पे आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन देखने को मिलेगा। आगे आते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये तो जो बाइफर्केशन था, जो सेग्रीगेशन था एलिजिबिलिटी का, नेक्स्ट आता है एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो ऑफलाइन था, लेकिन अब ये सीबीटी हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड, यानी जिसको हम ऑनलाइन एग्जाम कहते हैं। इस पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, एक सेक्शन होता है पेपर 1 का, एक सेक्शन होता है पेपर 2 का, और ये पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये 85 सब्जेक्ट्स के लिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए ये पेपर 1 कंपलसरी होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, और इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यहां पे आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, रीजनिंग स्किल, एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, रिसर्च टेम्परामेंट को जज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, जो पेपर 2 होता है वो 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं, 200 नंबर का होता है, और ये आपके पीजी के लेवल का होता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट कंसर्न होता है,
डिफरेंट सब्जेक्ट, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, वो कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। टाइम आपको मिलता है 180 मिनट यानी 3 घंटा, और सारे ही क्वेश्चन करने आपको क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, विदाउट एनी ब्रेक। पहले फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, 3 पेपर होते थे, जिसमें कुछ हमको ड्यूरेशन बीच में एक ब्रेक देखने को मिलता था, लेकिन अब ये ब्रेक खत्म कर दिया गया। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए 180 मिनट यानी 3 घंटे दे दिए हैं। आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप पहले क्वेश्चन पेपर 1 करते हो या पहले पेपर 2 करते हो। समय आपको 3 घंटा ही दिया जाएगा। अब यह बात आती है कि एग्जाम डेट कब आती है, यानी ये एग्जाम कब होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एग्जाम है ये 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, ट्वाइस। ये एक साल में 2 बार, एक तो जून के सेशन में कराया जाता है और एक दिसंबर में कराया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्म कुछ मई 15 तक आता है और इसका फॉर्म कुछ अक्टूबर के आसपास आता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी साइकिल है, अगर कुछ डिस्टरबेंस नहीं हुई तो आपको जून का साइकिल जून में और दिसंबर की साइकिल दिसंबर के अंत तक देखने को मिल जाती है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी जो बात मैंने की थी वो आपको बता ही दी अभी हमने। अब आती है मार्किंग स्कीम की, मार्किंग कैसे होती है। तो इसकी मार्किंग स्कीम की, टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज ओनली वन ऑप्शन एज ए करेक्ट। और सीबीटी में एक ही ऑप्शन करेक्ट भी होगा। ओएमआर में जब ऑफलाइन था तो आप कभी कभी गलती से 2 भी भर सकते थे, लेकिन यहां पर 2 भरने की चांसेस नहीं है, सिर्फ एक ही क्लिक होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और यहां पर कैंडिडेट को 2 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहां नहीं होती है। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी माइनस मार्किंग यहां पर नहीं होगी। कोई गलत नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर आपने गलत किया है तो उस पर 0 मिल जाएगा, उसकी वजह से वो कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड then 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। अब यहां पर एक बड़ी ही बारीक सी बात है कि कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप किस केस में होता है, या तो वो गलत होगा या तो इनसफिशिएंट डेटा दिया होता है और ये एनटीए की तरफ से कभी कुछ गलती हो गई। तो ये कहा जाएगा कि जब आंसर की आता है और आप उस पर क्लेम करते हो तो क्लेम करने के बाद इफ दिस फाउंड कि ये क्वेश्चन गलत है तो वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाएगा। और जितने बच्चों ने वो क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे अटेम्प्ट किया होगा, चाहे सही अटेम्प्ट किया हो या गलत जवाब दिया हो, उन सभी को बराबर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, अटेम्प्ट नहीं किया होगा, टिक नहीं किया होगा, तो उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ड्रॉप होने के केस में, क्वेश्चन ड्रॉप होने के केस में नंबर उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने एग्जाम के टाइम पे उस क्वेश्चन को सही या गलत अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। देयर is no negative marking, the candidate need to choose one most appropriate option as correct option। जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैंडिडेट को चाहिए कि वो सबसे सही आंसर की सबसे सही ऑप्शन का चुनाव करें। नेक्स्ट आता है जॉब अपॉर्चुनिटी। ये बड़ा ही अच्छा एनटीए ने कर दिया है कि आपका जो स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब के रास्ते भी खोलेंगे। कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिए। यूजेज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, NTA/Government of India use data which is provided by the end user test taker in the case for internal purpose including training, research and development. This data can be shared by UGC NTA with higher educational institution for admission to PhD program। तो जो डेटा आपने अपने एंड से भरा है फॉर्म में वो शेयर किया जाएगा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फॉर PhD और रिसर्च, एंड PSU which is public sector undertaking and other organization for their recruitment process। अब यहां से एक बात निकल के आई कि आपका जो नेट का स्कोर कार्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, उसकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई है। उस स्कोर कार्ड से आप भारत की नवरत्ना, महारत्ना कंपनियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे अप्लाई होगा, कौन कौन सी जॉब्स निकलती हैं, ठीक है। IOL हो गया, ONGC हो गया,
ठीक है, गेल हो गया, ये सारी जो भी जितनी भी कंपनियां हैं भारत की, उसमें जरूरत पड़ती है ऐसे कैंडिडेट्स की जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ हो। उस स्कोर कार्ड के आधार पर उनको जॉब भी प्रोवाइड की जाती है, उनको कंसीडर किया जाता है। अब एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, ठीक है, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमने एक बेसिक आइडिया लगा लिया कि एग्जाम कभी कभी कंसेप्चुअल आता है, कभी कभी फैक्चुअल आ जाता है, और अभी जून का एग्जाम खत्म हुआ है तो इसमें काफी ड्रास्टिक हमको चेंज देखने को मिला है कि अब कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट लेके चल रहे हैं। तो इस संदर्भ में, इस रिगार्डिंग हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए वो एक ही स्टॉप है, विच इज अड्डा 24/7। मेरे साइड में पीछे आप ये बहुत सारे कोर्सेज देख रहे होंगे, जगह की कमी की वजह से मैंने ये 3-4 ही 8 जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं के महापैक्स लगाए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 18-19 सब्जेक्ट्स चलते हैं जिनके महापैक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, और अभी इस पर 2x वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स। 2x का मतलब 6 महीना तो हम नॉर्मल, अगर सेल खत्म हो जाए तो 6 मंथ का आपको देते ही देते हैं, ठीक है, इसके साथ 6 मंथ्स का और मिल रहा है, मतलब 2x ये हो गया, तो ये हो गया 12 महीने 12 मंथ्स, 1 साल, और प्लस 3 मंथ्स विच इज योर 15 मंथ्स, मतलब 1.25 साल की आपको वैलिडिटी यहां पर मिल रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और कोर्सेज पे ऑफर भी है विच इज 77%, और अगर आप मेरा ये कोड लगा देते हैं विच इज MASIR MASIR, तो आपको 79% ऑफ मिल जाएगा। जाके जल्दी से इसको अवेल कर लीजिए। कोर्सेज 7 तारीख से स्टार्ट है। पेपर 1 के जो कोर्स हैं, पेपर 1 की जो क्लासेस है, जो कि गेम चेंजर है अपने आप में, और इस बार हमें देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा, बहुत अहम रोल अदा करेगा पेपर 1 आपकी कट ऑफ को बनाने में, आपके फेल और पास होने में। तो ध्यान रखिएगा, कोर्सेज 7 जुलाई से हमारे लाइव हैं, तो जल्दी से जाके आप इन कोर्सेज में इनरोल करें, और ये कोड विच इज MASIR मसरूर अख्तर सर, इसको अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। और अभी आपको 2x प्लस 3 मंथ्स की वैलिडिटी चल रही हमारे सारे ही महापैक्स में। महापैक की खासियत यह है कि आपको यहां पे एक साथ दोनों पेपर देखने को मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2। जैसे आप ज्योग्राफी का लेते हैं तो ज्योग्राफी का पेपर 1 पेपर 2 भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको पेपर 1 की भी क्लासेस यहां पर मिल जाएगी। तो आई होप कि दिस इंट्रोडक्टरी क्लास यूजीसी नेट क्या है इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें जान ली। अगर इसके अलावा आपके कुछ डाउट्स, कोई फीडबैक रहते हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और दूसरी चीज, अगर आप हमारे कोर्सेज तक पहुंचना चाहते हैं, नेविगेशन चाहते हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक लगे हुए हैं, आप डायरेक्टली क्लिक करके वहां से आप हमारे अड्डा 24/7 के कोर्सेज के स्टोर पे पहुंच सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।